हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हैं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो, आज जो भी कस्टम का सीए फाइनल का जो कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा था, तो उसमें आज हम थर्ड पार्ट शुरू करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे। इसमें हम मेनली जो बड़ा चैप्टर है, जो कि इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसको कवर करेंगे। क्योंकि इसमें अगर देखेंगे इलस्ट्रेशन प्लस क्वेश्चन आंसर अगर मिलाएंगे, लगभग 40 क्वेश्चन है एंड बहुत ज्यादा ही इसका वॉल्यूम है। तो इसीलिए हम पूरा आज इसको कंप्लीट ही करेंगे। और इसका नोट्स इंस्टीट्यूट साइट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो डोंट वरी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। एंड हमारा जो यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए बहुत सारा वीडियोस आता रहता है, प्लस आगे भी आएगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए एंड लाइक भी करिए। तो चलो, बिना कोई देरी से हम क्या करेंगे, ये जो इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का पहले इलस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेशन पहला हम खत्म अगर कर देंगे तो वहां पे बेसिक्स खत्म हो जाता है एंड डाउट भी खत्म हो जाता है। उसका क्वेश्चन आंसर में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वहां पे ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे इसलिए हम पहले इलस्ट्रेशन को चलते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, आप भी पढ़िए मेरे साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या दिया है? मेसर्स पीपली imported certain goods which were unloaded in the custom area on 1st October। तो यहाँ पे मेसर्स पीपली इंपोर्ट लिमिटेड जो कि इंपोर्ट कर रहा है सर्टेन गुड्स एंड वो अनलोड हो रहा है किसमें? जो कस्टम एरिया में ऑन 1st अक्टूबर। तो यहाँ पे जो मेसर्स पीपली इंपोर्ट्स लिमिटेड, ये इंपोर्टर है। ठीक है, ये है इंपोर्टर, क्योंकि कस्टम में मेन जो पार्ट है यहाँ पे इंपोर्टर का मेन यहाँ पे जो भी रोल ज्यादा है। उसके बाद व्हेन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस वाज पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन 5th अक्टूबर, इट वाज फाउंड दैट देयर वाज सम पिल्फरेज ऑन सच गुड्स। तो यहाँ पे जब प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करता है क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन के लिए, तो वहां पे देखता है कि कुछ गुड्स पिल्फरेज हो गया है, मीन्स चोरी हो गया है। आज the imported goods were in the custody of the port trust, the department demanded duty from the custodian under section number 45 subsection 3 of the custom act 1962 on such pilferage। तो यहाँ पे ये जो कस्टम डिपार्टमेंट जब वो इंपोर्टेड कर रहा है, तो वो गुड्स किसकी कस्टडी में है? कस्टोडियन के कस्टडी में है एंड वो पोर्ट ट्रस्ट का कस्टोडियन के कस्टडी में है। तो इसलिए वो डिमांड कर रहा है, जो भी पोर्ट ट्रस्ट है डिमांड कर रहा है ड्यूटी ऑन पिल्फरेज गुड्स। ठीक है, ड्यूटी यहाँ पे डिमांड कर रहा है कौन? यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है। ठीक है, आपका जो भी डिपार्टमेंट है, प्रॉपर ऑफिसर है। उसके बाद पोर्ट ट्रस्ट डिनाइड सच डिमांड कॉन्टेनिंग दैट इट वाज नॉट एन अप्रूव्ड कस्टोडियन फॉलिंग अंडर द सेक्शन नंबर 45। तो यहाँ पे जो पोर्ट ट्रस्ट है वो यहाँ पे डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है कि ये जो कस्टोडियन है ये कस्टम कस्टोडियन है नहीं है, जो कि कस्टम कस्टोडियन वो 45 सेक्शन में कवर हो जाता है। कस्टम कस्टोडियन किसको बोलेंगे? कोई भी प्राइवेट कस्टोडियन। अगर उसको अप्रूवल कौन देता है? कमिश्नर अगर अप्रूवल देता है, तो वहां पे वो अंडर सेक्शन नंबर 45 वो बन जाएगा कस्टम कस्टोडियन। बट यहाँ पे जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट वो एक अलग सा एक्ट है, तो वहां पे ये जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट का जो भी कस्टोडियन है वो कस्टम का कस्टोडियन में नहीं आएगा। ठीक है, वो नहीं आएगा। And possession of goods by it was by virtue of power conferred under Major Port Trust Act 1961। तो यही बोला है कि जो भी पोजेशन ऑफ गुड्स वो पावर किसको दिया है? जो मेजर ट्रस्ट ऑफ एक्ट 1963 वो पावर दिया है, ना कि यहाँ पे कस्टम का वो कस्टोडियन नहीं है। वो यहाँ पे मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट वो उसको पावर दे रहा है, जो भी कस्टोडियन को। हेंस इट इज नॉट लाइबल फॉर कस्टम ड्यूटी ऑन पिल्फर गुड्स। तो वो मना कर रहा है कि जो पोर्ट ट्रस्ट मना कर रहा है कि वो कस्टम ड्यूटी देने के लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है, लाइबल नहीं होगा। पोर्ट ट्रस्ट मना कर दिया, मैं यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं दूंगा। उसके बाद जो पिल्फरेज गुड्स के ऊपर, उसके बाद मेसर्स पीपली इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो इंपोर्टर है वो ऑल्सो आस्क फॉर पोर्ट ट्रस्ट टू मेक गुड्स द लॉस ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे मेसर्स पीपली इंपोर्ट जो इंपोर्टर वो ऑल्सो जो भी पिल्फरेज हो गया है गुड्स, उसका वैल्यू भी मांग रहा है, क्योंकि उसका कस्टडी में था तो वो चोरी हो गया, तो यहाँ पे वो भी गुड्स मांग रहा है। ठीक है, एग्जामिन वेदर द डिमांड मेड बाय द डिपार्टमेंट एंड मेसर्स पीपली इंपोर्ट आर जस्टिफाइड इन लॉ रेफरिंग टू द डिसाइडेड केस लॉ। तो यहाँ पे एग्जामिन करिए कि जो यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड मेसर्स पीपली लिमिटेड जो भी यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं वो जस्टिफाइड इन लॉ है क्या? वो जस्टिफाइड इन लॉ है क्या? एंड आपको डिसाइडेड केस लॉ के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, आपको डिसाइडेड केस लॉ के हिसाब से बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट पहले मांग रहा है कि पोर्ट ट्रस्ट से क्या मांग रहा है? डिपार्टमेंट मांग रहा है कि यहाँ पे जो भी ड्यूटी है देने के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट यहाँ पे ड्यूटी के लिए मांग रहा है एंड यहाँ पे जो मेसर्स पीपली इंपोर्ट्स वो मांग रहा है यहाँ पे जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स के लिए मांग रहा है। ठीक है, एंड ये डिसाइडेड केस लॉ था जो कि था बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का डिसाइडेड केस लॉ में था, तो वहां पे था कि ये जो पोर्ट ट्रस्ट का कस्टडी में चला जाता है, तो पोर्ट ट्रस्ट का जो भी कस्टोडियन है वो आपका कस्टम कस्टोडियन में नहीं कवर होता है, सेक्शन नंबर 45 में वो कवर नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट कोई भी लाइबल नहीं होगा, ड्यूटी देने के लिए कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ पे कौन ड्यूटी देगा? तो यहाँ पे ड्यूटी देगा जो भी कस्टोडियन है। ठीक है, कस्टोडियन है वो ड्यूटी देगा, बट पोर्ट ट्रस्ट यहाँ पे ड्यूटी नहीं देगा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट ड्यूटी नहीं देगा, कस्टोडियन ड्यूटी देगा।
दूसरा सिचुएशन था कि मेसर्स पिपली इंपोर्ट्स लिमिटेड जो कि मांग रहा था वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ पे वो कस्टोडियन से वैल्यू नहीं लेगा, वो लेगा पोर्ट ट्रस्ट से। कैसे? अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो वहां पे यहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट एक बेली है। बेलर कौन है? बेलर है यहाँ पे इंपोर्टर है मेसर्स पिपली इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वो है बेलर एंड बेली है यहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट। तो बेली का रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है जो भी बेलर का गुड्स का जो भी कोई भी अगर पिलफरेज हो जाएगा तो यहाँ पे बेली रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट एज ए बेली वो जो भी लॉस होगा गुड्स के लिए वो रिकवर करेगा। ठीक है, वो रिकवर मीन्स वो देगा जो भी गुड्स के लिए वैल्यू ऑफ गुड्स के लिए पोर्ट ट्रस्ट देगा। एंड ड्यूटी कौन देगा? ड्यूटी देगा कस्टोडियन। ठीक है, ड्यूटी देगा कस्टोडियन, सिंपल है। तो यहाँ पे आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 1 खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 को चलते हैं, तो आ जाइए। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है, ये है इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है, आप भी पढ़िए। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 क्या दिया है? मिस्टर कृष्णा वंसाली हैज इंपोर्टेड सम गारमेंट्स फ्रॉम पेरिस। तो यहाँ पे मिस्टर कृष्णा बंसाली वो इंपोर्ट कर रहा है सम गारमेंट्स, कहाँ से? पेरिस से, मीन्स फ्रांस से वो इंपोर्ट कर रहा है। ही इज अनएबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम एक्ट 1961 बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल रेट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे ही इज अनएबल मीन्स यहाँ पे मिस्टर कृष्णा बंसाली वो अनएबल हो रहा है सेल्फ असेसमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेल्फ असेसमेंट होता है अंडर सेक्शन नंबर 17 तो यहाँ पे वो अनएबल हो रहा है बिकॉज डिफरेंट रेट से डिफरेंट मटेरियल के लिए, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे गारमेंट्स आ रहा है तो डिफरेंट रेट है डिफरेंट गारमेंट के लिए, तो उसको सेल्फ असेसमेंट पता नहीं चलता है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है किसको? राइटिंग में प्रॉपर ऑफिसर को प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। ठीक है, एंड वो पेंडिंग है टेक्निकल टेस्टिंग में। तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है प्रॉपर ऑफिसर को फॉर प्रोविजनल असेसमेंट जो कि सेक्शन नंबर 18 में आता है प्रोविजनल असेसमेंट, एंड वो पेंडिंग है टेक्निकल टेस्टिंग के लिए। एंड ही इज एलिजिबल फॉर अप्लाई प्रोविजनल असेसमेंट। तो यहाँ पे वो एलिजिबल होगा क्या प्रोविजनल असेसमेंट के लिए? तो आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा सकता है। तो 4 सिचुएशन में प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा सकता है। पहले तो अगर ये सेल्फ असेसमेंट में प्रॉब्लम होता है, उसको अनेबल टू डिक्लेयर वैल्यू इन दी सेल्फ असेसमेंट अगर प्रॉब्लम होता है तो वहां पे वो राइटिंग में अप्लाई कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर को। दूसरा है कि यहाँ पे अगर कोई भी टेक्निकल या अदर कोई भी टेस्टिंग अगर पेंडिंग है तो वहां पे भी वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद वो सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया है बट प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पे फर्दर इंक्वायरी चाहिए तो वहां पे वो प्रोविजनल असेसमेंट करा देगा। उसके बाद लास्ट है अगर वो डॉक्यूमेंट जो सब सबमिट किया है वो अगर इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है तो वहां पे भी अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वहां पे वो फर्दर इंक्वायरी के लिए प्रोविजनल असेसमेंट करा सकता है। ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट करा सकता है। एंड और एक बात है जो भी यहाँ पे ड्यूटी देना पड़ेगा प्रोविजनल बेसिस में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो डिफरेंट रेट है। ठीक है, डिफरेंट रेट है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल के लिए, तो यहाँ पे प्रोविजनली वो राइटिंग में रिक्वेस्ट दे रहा है तो यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस यहाँ पे पेंडिंग है टेक्निकल टेस्टिंग तो यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 3 को। तो यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 3 क्या दिया है देख लेते हैं। मोरिस लाल हैज imported goods from Germany and is finally assessed under section number 18 जो की है provisional assessment of the Custom Act 1962 to such consignment are as follows, particulars are as follows। तो यहाँ पे मोरिस लाल क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है सर्टेन गुड्स जर्मनी से एंड वो रीअसेस कर रहा है अंडर सेक्शन 18 जो कि प्रोविजनल असेसमेंट में। एंड कुछ डिटेल्स दे दिया है, जैसे डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट है 12 दिसंबर 2020 है। उसके बाद डेट ऑफ फाइनल रीअसेसमेंट है 2 फरवरी 2021 है। ड्यूटी डिमांड फॉर फास्ट कंसाइनमेंट है 1,80,000 फास्ट कंसाइनमेंट के लिए ड्यूटी डिमांडेड है। उसके बाद यहाँ पे रिफंड फॉर सेकंड कंसाइनमेंट 4,20,000। तो यहाँ पे पहला 2 कंसाइनमेंट है। पहला कंसाइनमेंट में वो आरसीसी ड्यूटी देगा। ठीक है, पहला कंसाइनमेंट में आरसीसी ड्यूटी देगा क्योंकि वो शॉर्ट पेमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आरसीसी देगा। आरसीसी कौन है? मोरिस लाल, यहाँ पे इंटरेस्ट देगा। एंड सेकंड सिचुएशन जो कि सेकंड कंसाइनमेंट में रिफंड का केस है, तो रिफंड देखेंगे कि डिपार्टमेंट यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट देगा क्या, एलिजिबल होगा क्या इंटरेस्ट देने के लिए, तो उसको देखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ रिफंड मेड बाय द डिपार्टमेंट वो है 28 अप्रैल। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट रिफंड कर रहा है 28 अप्रैल को। एंड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी डिमांडेड जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पे ड्यूटी डिमांड किया था तो वो पेड कर रहा है 5 फरवरी को, पेमेंट कर रहा है 2021 को। डिटरमाइन द इंटरेस्ट पेबल एंड रिसीवेबल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल अगर वो कोई भी ड्यूटी डिमांडेड के ऊपर अगर वो लेट में पेमेंट किया है तो वहाँ पे ड्यूटी के ऊपर इंटरेस्ट पेबल होगा एंड रिसीवेबल का होगा ये जो इंटरेस्ट रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा। इफ एनी बाय मोरिस लाल ऑन फाइनल रीअसेसमेंट ऑफ द 2 कंसाइनमेंट विद सुटेबल नोट्स देयर ऑन। तो यहाँ पे कोई भी फाइनल रीअसेसमेंट के ऊपर जो भी कंसाइनमेंट है तो वहाँ पे कोई भी वो लायबल होगा क्या इंटरेस्ट देने के लिए या रिसीवेबल करने के लिए। तो पहला कंसाइनमेंट में देखेंगे तो पहला कंसाइनमेंट में जब आरसीसी देता है, ठीक है, जब आरसीसी देगा इंटरेस्ट देने के लिए लायबल होगा तो वहां पे जिस मंथ से प्रोविजनल असेसमेंट शुरू होता है तो उस मंथ का पहला तारीख से हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट है 1 दिसंबर से लेकर जब आपका वो पेमेंट करता है। ठीक है, 1 दिसंबर 2020 से वो कब पेमेंट कर रहा है? वो पेमेंट कर रहा है यहाँ पे ये है पेमेंट ऑफ ड्यूटी डिमांडेड, वो पेमेंट कर रहा है
5 फरवरी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कितना दिन के लिए वो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, 1 दिसंबर 2020 से 5 फरवरी 2021। तो ये अगर काउंट करेंगे तो दिसंबर है 31 डे, उसके बाद जनवरी है 31, उसके बाद फरवरी है 5, तो 67 डेज के लिए वो यहाँ पे इंटरेस्ट देगा। ठीक है, इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ पे अमाउंट है फर्स्ट कॉन्साइनमेंट, ये है फर्स्ट कॉन्साइनमेंट है। तो फर्स्ट कॉन्साइन के ऊपर यहाँ पे 1,80,000 है अमाउंट है। इंटरेस्ट रेट लगेगा यहाँ पे 15% लगता है, जीएसटी में 18% लगता है, बट यहाँ पे लगेगा 15% लगेगा। एंड यहाँ पे कितना दिन के लिए, 67/365 है, 365 है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1,80,000, आप भी कैलकुलेशन करिए, 15%, 67/365, तो यहाँ पे हो रहा है अमाउंट है 4,956 रुपीज इंटरेस्ट यहाँ पे आरसीसी देगा। ठीक है, आरसीसी फर्स्ट कॉन्साइनमेंट के ऊपर देगा, 4,956 रुपीज देगा। बट यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट कोई भी रिफंड देने के लिए एलिजिबल होता है क्या, तो रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यहाँ पे जब रीअसेसमेंट ऑर्डर आता है, जब रीअसेसमेंट ऑर्डर आता है तो उसका 3 मंथ के अंदर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, 3 मंथ के अंदर उसको यहाँ पे रिफंड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कब वो एक्चुअली आया है रीअसेसमेंट ऑर्डर। तो रीअसेसमेंट ऑर्डर अगर देखेंगे 2 फरवरी को आया है, 2 फरवरी 2021 को आया है। तो इसका 3 मंथ देखेंगे तो 3 मंथ होता है आपका 1 फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, 1 मई तक उसको देना पड़ेगा, 1 मई 2021 तक उसको देना पड़ेगा रिफंड। तो यहाँ पे वो कब पेमेंट किया है, वो पेमेंट किया है 28 अप्रैल। ठीक है, 28 अप्रैल को वो पेमेंट किया है, तो इसलिए कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो 3 मंथ के अंदर जब रीअसेसमेंट ऑर्डर आता है तो उसका 3 मंथ के अंदर वो पेमेंट कर दिया है। और एक बात है, यहाँ पे आप 3 मंथ आप डे वाइज लेंगे तो वहां पे गलत हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे आपका डायरेक्ट मंथ वाइज ले लेते हैं। तो 2 मई तक देखेंगे 3 मंथ होता है, तो 3 मंथ के अंदर वो 28 अप्रैल को पेमेंट कर देता है। तो ये पीरियड के अंदर पेमेंट कर देता है डिपार्टमेंट, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा रिफंड के ऊपर। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा रिफंड के ऊपर। तो ये हो गया। उसके बाद चलो चलते हैं आपका नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन है, नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन को चलते हैं यहाँ पे, इलुस्ट्रेशन नंबर 4 को चलते हैं। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 4 क्या दिया है आप भी पढ़िए। तो यहाँ पे दिया है कि मिस्टर सुजय एन इंडियन एंटरप्रेन्योर went to London to explore new business opportunities on 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे मिस्टर सुजय वो एक एंटरप्रेन्योर है एंड वो वेंट टू लंदन, लंदन को गए हैं कब, और न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, बिजनेस के लिए ढूंढने के लिए वो गए हैं 1 अप्रैल 2020 को गए हैं। उसके बाद हिज वाइफ ऑल्सो ज्वाइंड हिम लंदन आफ्टर 3 मंथ। उसके बाद उनका जो भी वाइफ वो भी गए हैं लंदन आफ्टर 3 मंथ। मीन्स यहाँ पे वो गए हैं 1 अप्रैल एंड वो गए हैं कब, उनकी जो वाइफ है वो गए हैं कब, 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई 2020 को गए हैं लंदन। उसके बाद फॉलोइंग डिटेल्स आर सबमिटेड बाय देम विद द कस्टम अथॉरिटीज ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया ऑन 15 अप्रैल 2021। तो उसके बाद वो 15 अप्रैल 2021 को ये सब डिटेल्स दिया है जब वो रिटर्न किए हैं। ठीक है, जब वो लंदन से रिटर्न किए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया है। यूज पर्सनल इफेक्ट है 80,000। तो यहाँ पे हम बैगेज के सिचुएशन में देखे थे, तो वहां पे हमको एक ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाता है, तो वहां पे 50,000 का मिलेगा ड्यूटी फ्री अलाउंसेस। प्लस अगर कोई भी यूज पर्सनल इफेक्ट या ट्रैवल सोवेनिर तो वहां पे पूरा एग्जेंशन मिल जाता है। तो यहाँ पे यूज पर्सनल इफेक्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। यूज पर्सनल इफेक्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एंड ट्रैवल सोवेनिर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। बट वहां पे 50,000 का एक जीएफए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 म्यूजिक सिस्टम इज 50,000। तो यहाँ पे 2 म्यूजिक सिस्टम है 50,000 वर्थ करके। उसके बाद दी ज्वेलरी ब्रॉट बाय मिस्टर सुजय 48,000 20 ग्राम करके, टोटल 20 ग्राम है। एंड यहाँ पे ज्वेलरी बॉट बाय हिज वाइफ 96,000 का 40 ग्राम का है। ठीक है, 40 ग्राम का है। विथ रेफरेंस टू द बैगेज रूल 2016 डिटरमाइन वेदर मिस्टर एंड मिसेस सुजय विल बी रिक्वायर्ड टू पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो भी यूज पर्सनल इफेक्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे पूरा एग्जेंशन मिल जाता है। उसके बाद अदर के लिए एक जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाता है 50,000 करके फॉर ईच पर्सन। उसके बाद आप अगर ज्वेलरी लेते हैं, कोई भी रिटर्न बैक जब करते हैं, कोई भी ज्वेलरी खरीद के लाते हैं, तो वहां पे भी डिडक्शन मिलेगा। बट डिडक्शन मिलने के लिए कंडीशन है कि वहां पे अगर जाते हैं बाहर तो वहां पे मिनिमम 1 ईयर वहां पे स्टे करके अगर रिटर्न बैक करते हैं तो वहां पे ओनली डिडक्शन मिलेगा। अगर 1 ईयर नहीं रुके हैं, वहां पे स्टे नहीं किए हैं, तो वहां पे ज्वेलरी के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ज्वेलरी के लिए कितना डिडक्शन मिलेगा, तो अगर जेंटलमैन होगा तो वहां पे 20 ग्राम और 50,000 जो कि मैक्सिमम कैप रहेगा। एंड यहाँ पे लेडीज अगर होता है वहां पे पैसेंजर, तो वहां पे रहेगा 40 ग्राम है एंड मैक्सिमम जो भी रहेगा कैप वैल्यू वो रहेगा 1 लाख। तो यहाँ पे अगर देखें मिस्टर सुजय वो है 20 ग्राम प्लस 50,000 से कम है, तो यहाँ पे वो एलिजिबल हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो मिसेस सुजय है वो 1 ईयर नहीं रुके हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2020 से ये जो पीरियड है ये 1 ईयर से कम है, लेस देन 1 ईयर है। ठीक है, लेस देन 1 ईयर है, क्योंकि
5 जुलाई 2021 को 1 ईयर होगा, तो यहाँ पे वो 1 ईयर नहीं रुके हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा 96,000 के ऊपर, 96,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो कैसे टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे मिस्टर सुजय है यहाँ पे, मिस्टर सुजय है यहाँ पे एंड यहाँ पे मिसेस सुजय है, मिसेस सुजय है, तो मिसेस सुजय है, तो यहाँ पे पहले देखेंगे यूज पर्सनल इफेक्ट, यूज पर्सनल इफेक्ट पी है, तो यहाँ पे वो पूरा एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम जो कि है टू म्यूजिक सिस्टम, ईच हम डाल देंगे जैसे हमको कम टैक्स देना पड़ेगा। टू म्यूजिक सिस्टम तो यहाँ पे 50,000 करके, तो 50,000 करके, तो यहाँ पे जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस है, अगर देखेंगे 50,000 करके डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 50,000 करके डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नील हो जाएगा, यहाँ पे भी नील हो जाएगा। उसके बाद अगर ज्वेलरी देखेंगे तो ज्वेलरी के लिए यहाँ पे है ज्वेलरी, ज्वेलरी अगर देखेंगे यहाँ पे पूरा एग्जाम हो जाएगा मिस्टर सुजय के लिए, बट यहाँ पे मिसेस सुजय के लिए 96,000 टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो 1 ईयर नहीं रुके हैं तो इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल अगर करेंगे यहाँ पे उनका नील हो जाएगा, इनका हो जाएगा 96,000, तो 96,000 के ऊपर यहाँ पे 38.5% कस्टम ड्यूटी लगता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी यहाँ पे 38.5% लगेगा, 38.5% डायरेक्ट लगेगा एंड यहाँ आपका सोशल वेलफेयर सर्चार्ज आ जाता है, तो कितना होगा 96,000 के ऊपर अगर देखेंगे 96,000 के ऊपर 38.5%, तो ये आ जाएगा 36,960 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, इलुस्ट्रेशन नंबर 4 है। उसके बाद चलो चलते हैं आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 5 को, ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 को चलते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है कि पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़िए। आफ्टर विजिटिंग यूएसए फॉर ए मंथ, मिस्टर मिसेस एक्स Indian resident age 40 and 45 years respectively brought to India a laptop computer valued 80,000, use personal effect 90,000 है and a personal computer 52,000 है। What is the custom duty payable? Ignore the agricultural infrastructure and development cess को आप यहाँ पे AIDS को आप इग्नोर करिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे आपका जो भी यूज पर्सनल इफेक्ट जो 90,000 है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यूज पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल सोवेनियर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद एक पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए अगर पैसेंजर का एज अगर 18 ईयर से ज्यादा होगा तो वहां पे उसके लिए एक एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, उसके लिए एक एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं 80,000 यहाँ पे डाल देते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पे रोका है जो पर्सनल कंप्यूटर को हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 80,000 का डिडक्शन ले सकते हैं या 52,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम आज टैक्स सेविंग पर्पज के लिए हम 80,000 के लिए डिडक्शन ले लेंगे। बाकी यहाँ पे जो 50,000 52,000 बचता है तो उससे आपका जो जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस है एक जीएफ है 50,000 का डिडक्शन हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी 2,000 बचेगा तो 2,000 के ऊपर यहाँ पे 38.5% कस्टम ड्यूटी हम लगा देंगे। तो कितना होगा कस्टम ड्यूटी देख लेते हैं, 2000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 38.5%, तो ये आ जाएगा 770 रुपीज, 770 रुपीज यहाँ पे आपका ये रह जाएगा, ठीक है। 770 रुपीज है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं, इलुस्ट्रेशन 6 को, जो कि है व्हाट इज द रिलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी अंडर कस्टम एक्ट इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ बैगेज। तो क्लियरेंस ऑफ बैगेज के टाइम हम कौन सा यहाँ पे रिलेवेंट डेट लेंगे, ठीक है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी के लिए हम यहाँ पे रिलेवेंट डेट क्या लेंगे, तो रिलेवेंट डेट ऑब्वियसली जिस दिन हम डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है, जिस दिन हम डिक्लेरेशन करेंगे उस दिन का हम डेट लेते हैं फॉर बैगेज के लिए, रेट ऑफ ड्यूटी के लिए, ठीक है, रेट ऑफ ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन जिस दिन करेंगे तो उस दिन का हम रेट ले लेंगे, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू पर्पज के लिए देख सकते हैं। उसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर हम 7 को चलते हैं, ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 7 को चलते हैं। तो यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 7 ये है, इलुस्ट्रेशन नंबर 7। तो यहाँ पे पूछा है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट। तो यहाँ पे ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, तो ये मीन्स आपका सेक्शन नंबर 53 54 में आता है। तो ट्रांजिट मीन्स आपका सेक्शन नंबर 53 है एंड ट्रांसशिपमेंट मीन्स सेक्शन नंबर 54 है, डील कर रहा है। उसके बाद ट्रांजिट में क्या होता है कि आपका ट्रांजिट में आपका सेम वेसल में आपका गुड्स जाता है, ठीक है, सेम शिप में गुड्स जाता है। बट ट्रांसशिपमेंट में आपका यहाँ पे शिप या वेसल चेंज हो जाता है, एक शिप से दूसरा शिप को आपको गुड्स ट्रांसफर करना पड़ता है। उसके बाद ट्रांजिट में अगर यहाँ पे सेम शिप में वो जाता है गुड्स तो इसलिए सेम रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट में चल जाएगा। बट ट्रांसशिपमेंट में आपका डॉक्यूमेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देख लेते हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन है क्या, नहीं है, लगभग खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं हम डायरेक्ट टेस्ट योर नॉलेज शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर जो भी 7 इलुस्ट्रेशन था हम उसको कंप्लीट कर दिए हैं, तो डायरेक्ट चलो हम चलते हैं यहाँ पे
क्वेश्चन आंसर 1 से शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्वीन मैरी इज ए वेसल containing the goods imported by XML Limited, the events relating to its entry into India and the discharge and onward movement and storage of the goods are as follow। तो यहाँ पे क्वीन मैरी एक वेसल है जिसमें गुड्स कॉन्टेनिंग इंपोर्टेड गुड्स आ रहा है, इसका XML लिमिटेड का है। उसके बाद दी इवेंट सब कुछ दे दिया, जिस दिन एंट्री हुआ है इंडिया को, उसका डिस्चार्ज कौन सा दिन हुआ है, उसका ऑनवर्ड मूवमेंट कौन सा दिन हुआ है, स्टोरेज ऑफ गुड्स कौन सा दिन, सब कुछ दे दिया है। जैसे अगर देखेंगे 24 मई को वेसल एंटर किया है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर को एंटर किया है। उसके बाद 25 मई को इंपोर्ट मैनिफेस्ट वाज डिलीवर टू द कस्टम अथॉरिटीज, तो इंपोर्ट मैनिफेस्ट 25 मई को वो डिलीवर किया। उसका 27 को XML लिमिटेड फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर गुड्स, तो यहाँ पे 27 को XML लिमिटेड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है गुड्स के लिए। उसके बाद 29 मई को एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल, तो यहाँ पे एंट्री इनवर्ड एक्चुअली 29 को यहाँ पे ग्रांट हुआ है, तो 29 को हम मानेंगे एक्चुअली वो हुआ है इम्पोर्ट। उसके बाद द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द गुड्स वाज इंक्रीज 8% टू 10% ऑन 28 मई, तो यहाँ पे 28 मई को वो रेट ऑफ ड्यूटी इंक्रीज हो गया है 8% है 10%। तो व्हाट रेट शुड XML प्राइवेट लिमिटेड पे द कस्टम ड्यूटी ऑन द गुड्स इंपोर्टेड बाय, तो यहाँ पे कौन सा रेट लगेगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेट चेंज हो गया है कब, 28 को रेट चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट के अंदर ये 28 को रेट चेंज हो गया है, बट ये 29 को हम मानते हैं, एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए 29 से पहले 28 को रेट चेंज हो गया है, जो कि 10% हो गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10% लगेगा, जो एंट्री इनवर्ड जिस दिन ग्रांटेड होता है, तो यहाँ पे रेट लगेगा 10% लगेगा। ऑल्सो यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गया है, बट यहाँ पे 10% लगेगा, ठीक है, 10% यहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सेल्फ असेसमेंट इन कस्टम अंडर कस्टम एक्ट 1962, तो यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट बताना है। तो सेल्फ असेसमेंट ये अंडर सेक्शन नंबर 17 में बताता है कि आरसीसी वो सेल्फ असेस करके वो टैक्स पेमेंट कर सकता है, जो भी इनपुट के ऊपर वो सेल्फ असेस करके यहाँ पे टैक्स पेमेंट कर सकता है, जो भी वो सेल्फ डिटर्मिनेशन करेगा टैक्स एंड ड्यूटी को कंसिडर करके वो सेल्फ असेस करके वो यहाँ पे जो भी पेमेंट करेगा ड्यूटी, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है। अगर वहां पे सेल्फ असेसमेंट नहीं होता है तो वहां पे हम फर्दर जाएंगे प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन नंबर 18 में, बट सेल्फ असेसमेंट छोटा सा क्वेश्चन था, आशीष यहाँ पे सेल्फ असेस करके पेमेंट कर सकता है। उसके बाद है जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे दिया है कि स्टेट ब्रीफली द प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि प्रोविजनल असेसमेंट में जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होगा, तो प्रोविजनल असेसमेंट वही है, सेक्शन नंबर 18 में कवर हो जाता है, तो वहां पे इसको प्रोविजनल ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो डिटरमाइन नहीं कर पाता है जो भी रेट ऑफ ड्यूटी अंडर सेल्फ असेसमेंट, तो वहां पे वो जा सकता है प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। प्रोविजनल असेसमेंट में उसको प्रोविजनली सिक्योरिटी बॉन्ड पेमेंट करना पड़ेगा। अगर फाइनली जो भी असेसमेंट अमाउंट, अगर वो प्रोविजनल असेसमेंट में जो भी पेमेंट किया था अमाउंट, उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो वहां पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड इंटरेस्ट रहेगा 15%। उसके बाद अगर यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट जो भी अमाउंट पेमेंट किया था उससे अगर वो कम होता है जो फाइनल असेसमेंट, तो यहाँ पे उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर उसको रिफंड मिलेगा, कौन देगा, डिपार्टमेंट, ठीक है, रीअसेसमेंट में उसको रिफंड मिलेगा 3 मंथ के अंदर। अगर वो पेमेंट कर देता है तो सही है, नहीं तो यहाँ पे इंटरेस्ट डिपार्टमेंट देगा किसको, ये जो आशीष को। बट यहाँ पे कोई भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मीन, यहाँ पे आशीष के बारे में, इंपोर्टर के बारे में पूछा कि इंटरेस्ट यहाँ पे देगा क्या इंपोर्टर, ऑब्वियसली 15% देगा। अगर जो भी फाइनल असेसमेंट अमाउंट अगर ज्यादा होता है प्रोविजनल असेसमेंट अमाउंट से, तो वहां पे उसको जो भी डिफरेंस अमाउंट है उसको देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड टैक्स, तो वही डिफरेंशियल टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मीन फॉर बोट नोट्स, तो बोट नोट मीन क्या है, तो बोट नोट मीन जब कोई भी बड़ा वेसल वो जो भी पोर्ट को नहीं आ पाता है, ठीक है, पोर्ट को नहीं आ पाता है ड्यू टू ड्राइनेस इन दी पोर्ट, तो वहां पे वो अगर नहीं आ पाएगा तो वहां पे गुड्स कैसे आएगा, तो गुड्स छोटा छोटा वेसल जाकर वहां से गुड्स लेके आएगा, बट गुड्स आने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसको बोलते हैं बोट नोट, ठीक है, बोट नोट। तो बोट नोट इज ए डॉक्यूमेंट टू व्हिच द गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द वेसल टू द पोर्ट, ठीक है, तो वो बोट नोट के थ्रू यहाँ पे गुड्स आएगा जो बड़ा वेसल से पोर्ट को आएगा, ठीक है। तो बोट नोट एक डॉक्यूमेंट है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेसल से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया है, डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड ट्रांसशिपमेंट, वही है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर कस्टम एक्ट। तो यहाँ पे ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आपको बताना है। तो ट्रांजिट डील करा है सेक्शन नंबर 53, ट्रांसशिपमेंट डील करा है सेक्शन नंबर 54। तो ट्रांजिट में आपका सेम व्हीकल में जाएगा, सेम वेसल में जाएगा, गुड्स शिप में जाएगा, बट ट्रांसशिपमेंट में एक वेसल से दूसरा वेसल को चेंज हो जाता है, गुड्स ट्रांसफर हो जाता है। उसका ट्रांजिट में सेम डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रहेगा, बट ट्रांसशिपमेंट में डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। आज द गुड्स चेंज हो जाता है तो डॉक्यूमेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, explain in brief the duty exemption to baggage under section number 79 of the
क्वेश्चन मार्क 1962। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ड्यूटी एग्जेम्पशन टू बैगेज, क्या क्या एग्जेम्पशन मिलता है बैगेज को अंडर सेक्शन नंबर 79। तो वो बैगेज में दो एग्जेम्पशन मिलता है। पहले तो जो भी यूज पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल संबंध, तो वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है। दूसरा है अगर आपका अदर जो भी गुड्स या प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर एक जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाता है 50,000 का, ठीक है। जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाता है, वो है 50,000। वो डिपेंड करता है केस, ठीक है। एक है यूज पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल सोबनर फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एंड दूसरा है अदर्स के ऊपर देखेंगे कि वहां पे 50,000 का एग्जेम्पशन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज दी रिलीवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट, इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट। तो यहाँ पे क्या रहेगा रिलीवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड थ्रू पोस्ट। तो पहले हम इंपोर्टेड के केस देखेंगे। तो इंपोर्टेड केस में बाय पोस्ट में दो डेट को कंपेयर करेंगे, जो भी अर्लियर होगा। दो डेट क्या होगा, पहला है डेट ऑफ अराइवल, दूसरा है जिस दिन पोस्टल अथॉरिटीज या कोरियर, पोस्टल अथॉरिटीज या कोरियर जिस दिन गुड्स का जो भी पर्टिकुलर्स वो हैंडेड ओवर करते हैं किसको, पोस्ट को, ठीक है। पोस्ट को जिस दिन वो कस्टम को, ठीक, कस्टम ऑफिसर को जिस दिन वो हैंडेड ओवर करते हैं, ठीक। पहला है डेट ऑफ अराइवल, दूसरा है जो भी पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ गुड्स कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ गुड्स वो हैंडेड ओवर करते हैं किसको, जो भी कस्टम अथॉरिटीज को, विच एवर इज अर्लियर। वहां पे मानेंगे, क्या मानेंगे यहाँ पे पोस्ट में मानेंगे इंपोर्ट के सिचुएशन में। एक्सपोर्ट के सिचुएशन में जिस दिन क्या करते हैं, जिस दिन आपका जो भी पोस्टल अथॉरिटीज है या कोरियर अथॉरिटीज वो हैंडेड ओवर करते हैं फॉर एक्सपोर्टेशन के लिए, ठीक है। कस्टम ऑफिसर को वो हैंडेड ओवर करते हैं फॉर एक्सपोर्टेशन के लिए, हैंडेड ओवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, एक्सप्लेन दी ओब्लिगेशन कास्ट ऑन पर्सन इन चार्ज ऑन अराइवल ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट अंडर सेक्शन नंबर 29 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। तो यहाँ पे क्या क्या ओब्लिगेशन है किसके ऊपर, पर्सन इन चार्ज के ऊपर, जब अराइवल या अराइवल ऑफ वेसल या एयरक्राफ्ट होता है अंडर सेक्शन नंबर 29। तो यहाँ पे वो कभी भी, ठीक है, कभी भी वो कस्टम एयरपोर्ट या पोर्ट को, कस्टम एयरपोर्ट या कस्टम स्टेशन को छोड़कर अलग कहाँ पे भी वो नहीं उतरेगा, मीन्स लैंडिंग नहीं करेगा। जो भी यहाँ पे वेसल या आपका एयरक्राफ्ट कभी भी वो ओनली कस्टम एयरपोर्ट या कस्टम पोर्ट में ओनली वो ऑनलोड कराएगा, मीन्स लैंड कराएगा। बट अगर इमरजेंसी सिचुएशन होता है जिससे एक्सीडेंट होता है या फायर होता है या कोई भी अलग abnormal सिचुएशन, तो वहां पे वो लैंड करा सकता है। बट लैंड जब कराएगा तो उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाता है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो जो भी नियरेस्ट कस्टम स्टेशन को वो रिपोर्ट कराएगा, उसके बाद नियरेस्ट जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वो उसको भी रिपोर्ट करेगा, ठीक है, उसको भी रिपोर्ट करेगा। उसके बाद जो भी वो सब डायरेक्शन देंगे उसको कंप्लाई करेगा कौन, ये जो पर्सन इंचार्ज कंप्लाई करेगा। उसके बाद जो भी पैसेंजर या क्रू को वो नहीं छोड़ेगा, जो इमीडिएट विसिनिटी को नहीं छोड़ेगा, बाहर जो भी दायरा है उससे बाहर नहीं छोड़ेगा, उनके बिना पर्पज से, बिना जो भी उनका डायरेक्शन से वो बाहर नहीं छोड़ेगा। जो भी क्रू मेंबर है या जो भी पैसेंजर को जो भी दायरा है उससे नहीं छोड़ेगा बाहर, ठीक। उनका परमिशन लेकर वो बाहर जा सकते हैं, बट वो भी बाहर जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, अगर यहाँ पे एनिमल है या कोई भी थ्रेटनिंग ऑफ लाइफ है, हेल्थ के लिए है, वो जा सकते हैं बाहर। बट वो नहीं जाएगा क्रू मेंबर, वो जो भी पर्सन इंचार्ज या जो भी ऑफिसर जो भी बोलेंगे वो भी मानेंगे क्रू मेंबरशिप या आपका जो भी आपका पैसेंजर वो मानेंगे, ठीक है। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो यहाँ पे रिपोर्ट करेगा इमीडिएट कस्टम स्टेशन को, एंड यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को भी वो रिपोर्ट कराएगा, ठीक है, पर्सन इंचार्ज जो भी ड्राइवर रहेगा या पायलट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, explain briefly the meaning of entry inward and entry outward with reference to the custom law। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ द एंट्री इनवर्ड एंड एंट्री आउटवर्ड तो आपको कस्टम लॉ के हिसाब से बताना पड़ेगा। तो एंट्री इनवर्ड मीन्स जब कोई भी, ठीक है, कोई भी गुड्स वो एंट्री होने से पहले एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि एंट्री इनवर्ड, ठीक है, एंट्री इनवर्ड चाहिए इंपोर्ट के टाइम। तो इंपोर्ट एंट्री इनवर्ड के बिना इंपोर्ट नहीं हो सकता है। वैसे सेम ही है एंट्री आउटवर्ड, तो एंट्री आउटवर्ड के बिना आपका एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। तो एक्सपोर्ट होने के लिए आपको एंट्री आउटवर्ड चाहिए एंड इंपोर्ट के लिए एंट्री इनवर्ड चाहिए, ठीक है। तो दो डॉक्यूमेंट है इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, क्या दिया है, व्हिच क्लास ऑफ इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू पे कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली, नेम दी डेडिकेटेड पेमेंट गेटवे सेट अप बाय सीबीआईसी जो कि बोर्ड है टू यूज पेमेंट फैसिलिटी इजीली बाय एन इंपोर्टर। तो यहाँ पे व्हिच क्लास ऑफ इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू पे कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पे ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर है, एईओ है, वो हम इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट करते हैं जो कि आइस गेट। तो आइस गेट के थ्रू वो पेमेंट करते हैं, 10,000 से अगर ज्यादा होगा तो वहाँ पे वो आइस गेट के थ्रू पेमेंट करते हैं, ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करते हैं, यूज करते हैं, आइस गेट का यूज करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस्टर ओनिल एंड हिज वाइफ नॉन टूरिस्ट इंडियन पैसेंजर है आर रिटर्निंग फ्रॉम दुबई टू इंडिया आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो यहाँ पे मिस्टर ओनिल एंड हिज वाइफ वो एक नॉन टूरिस्ट इंडियन पैसेंजर है एंड वो रिटर्न कर रहे हैं दुबई से रिटर्न कर रहे हैं टू इंडिया को आफ्टर स्टेइंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। उसके बाद दे विश टू ब्रिंग गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम दुबई। तो वो विश कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि
दुबई से गोल्ड ज्वेलरी परचेज करके लाने के लिए। प्लीज एनुमरेट द प्रोविजन ऑफ द कस्टम लॉ फॉर ज्वेलरी अलाउंस इन देयर केस। तो यहाँ पे आपको एनुमरेट करना पड़ेगा प्रोविजन ऑफ कस्टम लॉ ज्वेलरी अलाउंस इन देयर केस। तो यहाँ जो भी बैगेज रूल है 2016 तो वहाँ पे बताता है कि आप ज्वेलरी इंपोर्ट करके ला सकते हैं, बट ज्वेलरी इंपोर्ट करने के लिए वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। वहाँ पे आपको स्टे करना पड़ेगा। जब आप जाते हैं इंडिया के बाहर तो वहाँ पे मिनिमम 1 ईयर स्टे करना पड़ेगा। अगर 1 ईयर स्टे करके आते हैं तो वहाँ पे जेंटलमैन अगर होगा पैसेंजर तो वहाँ पे मिल जाएगा 20 ग्राम एंड मैक्सिमम क्या रहेगा 50,000 जेंटलमैन के लिए, एंड लेडीज के लिए रहेगा 40 ग्राम है, मैक्सिमम रहेगा 1 लाख प्लस जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस रहेगा आपका 50,000 करके, ठीक है। उसके बाद है कैन कैन दी कस्टम ऑडिट कवर ए पर्सन हु इज नॉट एन इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर। तो यहाँ कस्टम ऑडिट हो सकता है कोई भी पर्सन अगर वो इम्पोर्टर नहीं है या एक्सपोर्टर नहीं है। ऑब्वियसली जो भी गुड्स कस्टम ड्यूटी के लिए जो रखता है गुड्स तो उसके ऊपर भी ऑडिट हो सकता है कस्टम ऑडिट, ठीक है। कस्टम पर्पज के लिए अगर कोई भी गुड्स वो अगर इम्पोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर के बदले में तो उसके ऊपर भी कस्टम ऑडिट हो सकता है। यहाँ बोला है ओनली यहाँ पे ऑडिट हो सकता है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, दूसरा पर्सन के ऊपर हो सकता है क्या, ऑब्वियसली हो सकता है जो डील कर रहा है इम्पोर्ट गुड्स या एक्सपोर्टेड गुड्स के साथ जो भी डील कर रहा है तो उसका भी ऑडिट हो सकता है कस्टम ऑडिट, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है ए फिशिंग ट्रॉलर इज ऑपरेटिंग 10 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, इज इट एंटाइटल्ड टू ड्यूटी फ्री स्टोर्स। तो वो एक कस्टम ड्यूटी फ्री स्टोर्स एक अलाउंस मिलता है। अगर कोई भी एक फॉरेन गोइंग वेसल होगा तो उसको एक ड्यूटी फ्री अलाउंस मीन्स ड्यूटी फ्री स्टोर के लिए एक वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो ये जो डिडक्शन या एग्जेम्पशन मिलेगा क्या, अगर कोई भी फिशिंग ट्रॉलर वो काम कर रहा है 10 नॉटिकल माइल्स में, जो कि बेस लाइन से 10 नॉटिकल माइल्स में अगर वो काम कर रहा है तो यहाँ पे एक ड्यूटी फ्री स्टोर किसको मिलता है, ठीक है। ये जो ड्यूटी फ्री स्टोर किसको मिलता है तो ये मिलता है ओनली फॉरेन गोइंग वेसल को मिलता है, ठीक है। फॉरेन गोइंग वेसल को मिलता है ये ड्यूटी फ्री स्टोर मिलता है, फॉरेन गोइंग वेसल को मिलता है, ठीक है। अगर वो एक फॉरेन गोइंग वेसल होगा तो उसको मिलेगा, ठीक है। तो फॉरेन गोइंग वेसल मीन्स अगर कोई भी वेसल आउटसाइड इंडिया जाता है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया जाता है गुड्स या सर्विसेज लेके या आउटसाइड इंडिया से इंडिया को लाता है कोई भी गुड्स या खाली आता है, खाली तो नहीं आएगा बट जाने के लिए खाली जा सकता है, आएगा तो कोई भी गुड्स या सामान लेके आना चाहिए, कार्गो लेकर आना चाहिए तो उसको बोलते हैं फॉरेन गोइंग वेसल। अगर फॉरेन गोइंग वेसल होगा तो उसको ड्यूटी फ्री स्टोर्स बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी टेरिटोरियल वाटर के बाहर जाएगा तो 3 सिचुएशन में हम उसको मानेंगे फॉरेन गोइंग वेसल। जैसे कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई भी नावल काम करता है इंडिया का जो भी टेरिटोरियल वाटर में, अगर फॉरेन कंट्री का कोई भी नावल एक्सरसाइज करता है। दूसरा है अगर कोई भी यहाँ पे फिशिंग का काम करता है, फिशिंग का काम करता है आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर, आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर। एंड तीसरा है अगर कोई भी वेसल जाता है इंडिया के बाहर, खाली जाता है या सामान लेके जाता है तो उसको भी बोलेंगे फॉरेन गोइंग वेसल। बट यहाँ पे फिशिंग का काम करता है तो वहां पे जो भी हमारा टेरिटोरियल वाटर के बाहर होना चाहिए, टेरिटोरियल वाटर के बाहर होना चाहिए। तो टेरिटोरियल वाटर कब तक हम मानेंगे कि टेरिटोरियल वाटर होगा तो 12 नॉटिकल माइल तक हम मानेंगे टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल के बाहर अगर जाएगा तो उसको हम मानेंगे टेरिटोरियल वाटर है। बट यहाँ पे वो 10 नॉटिकल माइल्स में है तो यहाँ पे अगर देखें इंडिया है तो ये है 12 नॉटिकल माइल, इसके बाहर अगर जाएंगे तो उसको मानेंगे एक्सपोर्ट मानेंगे या फॉरेन गोइंग वेसल मानेंगे। बट यहाँ पे ये 10 नॉटिकल माइल इसके अंदर ही काम कर रहा है तो उसको हम फॉरेन गोइंग वेसल नहीं मानेंगे एंड यहाँ पे उसको ड्यूटी फ्री स्टोर्स अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा ड्यूटी फ्री स्टोर्स क्योंकि ये एक फॉरेन गोइंग वेसल नहीं है, ठीक है, फॉरेन गोइंग वेसल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, What are the circumstances under which final assessment is done provisionally? तो assessment is done provisionally under section number 18। तो क्या क्या सिचुएशन जहाँ पे provisionally assessment होगा, तो 4 सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, फिर एक बार बोल देता हूँ। फाइनल असेसमेंट या प्रोविजनल असेसमेंट कब होगा, 4 सिचुएशन में। पहला सिचुएशन अगर यहाँ पे आरसीसी वो प्रोविजनली एप्लीकेशन देता है कि राइटिंग में देता है कि प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, क्योंकि उसका सेल्फ असेसमेंट नहीं हो पाता है। उसका दूसरा सिचुएशन अगर यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पे कोई भी केमिकल या अदर टेस्टिंग है तो वहाँ पे भी प्रोविजनल असेसमेंट होगा। उसके बाद आरसीसी यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट सब कुछ भर दिया है, सब कुछ करेक्ट है, कंप्लीट है, बट यहाँ प्रॉपर ऑफिसर को लगता है फर्दर इंक्वायरी चाहिए तो वहाँ पे वो प्रोविजनल असेसमेंट कराता है। उसका लास्ट सिचुएशन है अगर यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को जो भी ये एप्लीकेशन दिया है, जो भी असेसमेंट किया है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ये इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है तो वहाँ पे भी वो प्रोविजनल असेसमेंट करा सकता है। 4 सिचुएशन में होता है प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सेक्शन नंबर 18 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। स्टेट state the provision of transshipment of goods without payment of duty under section number 54 of the custom act 1960। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स मीन्स आप सेक्शन नंबर 54 डील करा है। यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स मीन्स आपका गुड्स ट्रांसफर होता है एक वेसल या शिप से दूसरा वेसल या शिप को ट्रांसफर होता है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में चेंज होगा या रिकॉर्ड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेसल ही चेंज हो जाता है तो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि explain the procedure prescribed in Custom Act 1962 in case of a goods not clear or warehouse or transit within 30 days after unloading। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर रहेगा
अंडर कस्टम एक्ट अगर कोई भी गुड्स अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है होम कंजम्पशन के लिए, या वेयर हाउसिंग नहीं कर रहा है, या ट्रांसशिपमेंट नहीं कर रहा है विद इन, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर के पास है कि पावर है कि वो 30 डेज के अंदर अगर वो क्लियर नहीं होगा तो उसके बाद वो उसको ऑक्शन कर सकता है, मीन सेल कर सकता है। एंड अगर कोई भी यहाँ पे होगा, कोई भी हाजर्डस गुड्स होगा या पेरिसेबल गुड्स होगा, ये 30 डेज के अंदर भी वो सेल कर सकता है, 30 डेज के अंदर भी वो सेल कर सकता है। बट यहाँ पे क्या करेगा, वो जो हाजर्डस गुड्स या पेरिसेबल गुड्स जो अब होगा तो वहाँ पे वो जो भी कमिश्नर को वो बताएगा। एंड अगर यहाँ पे आर्म्स या अम्युनिशन होगा तो वहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताकर वो 30 डेज के अंदर वो सेल कर सकता है। एंड सेल करने से पहले वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा किसको, वो रिक्वेस्ट मीन्स वो कम्युनिकेट करेगा जो भी आशीष को, ठीक है, आशीष को मीन्स यहाँ पे ऑप्शन करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। तो एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट ये है, अगर इसको बोलते हैं डिपारेचर मैनिफेस्ट बोलते हैं, ठीक है, डिपारेचर मैनिफेस्ट बोलते हैं या डिपारेचर रिपोर्ट बोलते हैं। ये जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो पर्सन इंचार्ज वो इसको फाइल करता है, ठीक है, पर्सन इंचार्ज वो प्रॉपर ऑफिसर के पास फाइल करता है। इसमें रहता है जो भी सब डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स या पैसेंजर या कार्गो जो भी सब जाता है उसका डिस्क्रिप्शन रहता है। एंड ये एक्सपोर्ट होने से पहले इसको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, डिपारेचर होने से पहले उसको फाइल करना पड़ेगा, मैक्सिमम डिपारेचर तक उसको फाइल करना पड़ेगा। ये जो एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट अगर वो फाइल नहीं करता है तो वहां पे अगर वो जो सिचुएशन अगर रीजनेबल कॉज है उसके पास कि क्यों वो उसको फाइल नहीं किया है तो वहां पे माफ हो जाएगा। अगर वहां पे रीजनेबल कॉज नहीं है पर्सन इंचार्ज के ऊपर तो वहां 50,000 तक पेनल्टी लग सकता है, 50,000 तक पेनल्टी लग सकता है। एंड इसको वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा। बट अगर कमिश्नर अगर वहां पे मैनुअली अलाउ करेगा तो वहां पे वो मैनुअली भी फाइल कर सकता है, बट इसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं नॉर्मली। उसके बाद बोट नोट ऑलरेडी डिस्कशन करके आ चुके हैं जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स बीइंग वाटर बर्न। तो वाटर बर्न जब हो जाएगा तो वहां पे जो बड़ा वेसल वो अगर पोर्ट को नहीं आ पाता है तो वहां पे छोटे वेसल के थ्रू हम जो भी बड़ा वेसल का गुड्स हम ट्रांसफर करते हैं वो ट्रांसफर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए, जो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बोट नोट, ठीक है, बोट नोट बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्कस ब्रीफली टेम्पररी डिटेंशन ऑफ बैगेज। तो टेम्पररी डिटेंशन ऑफ बैगेज अगर कोई भी गुड्स इंडिया को लेकर कोई पैसेंजर आता है वो अगर जैसे अगर देखें ड्यूटेबल गुड्स है या प्रोहिबिटेड गुड्स है तो वहां पे उसको वो डिटेन करके जा सकता है किसके पास, कि कस्टम ऑफिसर के पास वो रिटर्न करके जा सकता है, रिटर्न करके जा सकता है। जब वो रिटर्न करेगा तो वहां पे वो जो भी ड्यूटी पेमेंट करके रिटर्न करके लेके जाएगा। अगर वो नहीं ले पाता है तो वहां पे कस्टम ऑफिसर जो भी ड्यूटी ऐड करके वो अदर जो भी पैसेंजर के साथ वो भेज सकता है। जैसे कोई भी डॉग अगर वो रुक के जाता है तो वहां पे अदर पैसेंजर के साथ वो भेज सकता है, या अगर वो नहीं भेज पाता है तो वहां पे उसके पास कॉन्साइनमेंट कर सकता है, मीन उसके पास भेज सकता है उसका एड्रेस में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टेम्पररी डिटेंशन। जब वो कोई भी गुड्स लेके आता है वो वहां पे बोल सकता है, जो भी पोर्ट या एयरपोर्ट पे बोल सकता है कि मैं गुड्स नहीं लेके जा सकता हूँ, आप उस पीरियड के लिए डिटेन करके रखिए। तो उसको बोलते हैं टेम्पररी डिटेंशन ऑफ बैगेज। उसके बाद है रिलीवेंट डेट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट। तो यहाँ पे रिलीवेंट डेट ऑफ टैरिफ ड्यूटी क्या रहेगा फॉर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ बाय पोस्ट। तो इंपोर्ट के सिचुएशन में ऑलरेडी हम डिस्कशन करके आ चुके हैं। इंपोर्ट के सिचुएशन में वहां पे होगा डेट ऑफ अराइवल, दूसरा होगा जिस दिन जो भी पोस्टल अथॉरिटीज या कोरियर जिस दिन एक लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स कॉन्टेनिंग द गुड्स वो हैंडेड ओवर करते हैं कस्टम ऑफिसर को, तो वो पीरियड और डेट ऑफ अराइवल हो जाए। एंड दूसरा है कि एक्सपोर्ट के सिचुएशन में जिस दिन जो पोस्टल अथॉरिटीज या कोरियर अथॉरिटीज जिस दिन वो एक्सपोर्ट गुड्स किसको देते हैं, कस्टम ऑफिसर को देते हैं फॉर एक्सपोर्टेशन के लिए, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जब रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से आपका और भी कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज दी परमिसिबल टाइम लिमिट विथ रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग। टाइम लिमिट क्या रहेगा, तो यहाँ पे दिया है कि टाइम लिमिट क्या होगा फॉर फाइलिंग ऑफ बिल एंट्री। बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के लिए टाइम लिमिट क्या होगा, तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के लिए आप फाइल कर सकते हैं बिफोर और एट द एंड ऑफ द अराइवल। अराइवल जब होता है गुड्स का तो उस टाइम या उससे पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अराइवल से पहले या अराइवल तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है फॉर पेइंग असेस्ड ड्यूटी। तो पेइंग असेस्ड ड्यूटी के लिए आपको यहाँ पे टाइम लिमिट क्या होगा, तो पेइंग असेस्ड ड्यूटी के लिए अगर आप सेल्फ असेसमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री तक है। अगर री असेसमेंट होता है तो वहां पे री असेसमेंट के लिए जो भी बिल ऑफ एंट्री रहता है उसका टाइम लिमिट रहता है, ठीक है। असेस्ड ड्यूटी पेमेंट करने के लिए अगर सेल्फ असेसमेंट होगा तो वहां पे सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री, अगर वहां पे री असेसमेंट होगा री असेस्ड बिल ऑफ एंट्री। उसके बाद फॉर डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट, तो यहाँ पे अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे आपका अराइवल, ये जो अराइवल मैनिफेस्ट एंड इंपोर्ट मैनिफेस्ट ये दोनों आपका जब वेसल या एयरक्राफ्ट आपका अराइवल होता है तो अराइवल से पहले आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ अराइवल, ठीक है। यहाँ पे अराइवल या अराइवल से पहले आपको फाइल करना पड़ेगा ये जो अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट। बट अगर देखेंगे ये जो अराइवल रिपोर्ट अगर देखेंगे तो अराइवल रिपोर्ट जब हम व्हीकल में कोई भी गुड्स लाते हैं तो वहां पे अराइवल रिपोर्ट लगता है, तो अराइवल रिपोर्ट के लिए 12 आवर रहता है, ठीक है। बाद में भी 12 आवर के अंदर आप फाइल कर सकते हैं। अगर व्हीकल के थ्रू आप कोई भी इंपोर्ट करेंगे तो वहां पे अराइवल रिपोर्ट लगता है
तो अराइवल रिपोर्ट के टाइम आप विद इन 12 आवर, जब अराइवल हो जाता है तो विद इन 12 आवर के अंदर भी आप फाइल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डिपारेचर मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट, ये तीनों एक्सपोर्ट के टाइम लगता है, तो उसके लिए आपका रहेगा आप डिपारेचर से पहले फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिपारेचर या उससे पहले फाइल करना पड़ेगा ये जो डिपारेचर मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे फाइल करेगा पर्सन इंचार्ज फाइल करेगा। ठीक है, पर्सन इंचार्ज फाइल करेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि state in brief the provision of the Custom Act 1962 relating to filing of arrival manifest या import report। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी रूल या प्रोविजन क्या रहेगा फॉर अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट या रिपोर्ट। तो अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट, ये तीनों जब इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे लगता है। एंड इसको पर्सन इंचार्ज फाइल करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करता है। अगर वहां पे फिजिबल नहीं होगा, कमिश्नर अगर अलाउ करेगा तो वहां पे उसको वो मैनुअली फाइल कर सकता है। एंड ये जो अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट वो लगता है वेसल एयरक्राफ्ट में लगता है, तो वहां पे एट द टाइम ऑफ अराइवल या उससे पहले उसको फाइल करना पड़ेगा। बट अगर अराइवल रिपोर्ट देखेंगे वो लगता है आपका व्हीकल के टाइम, तो वो फाइल कर सकते हैं। व्हीकल आने के बाद भी 12 आवर के अंदर फाइल कर सकते हैं। अगर नहीं फाइल करेंगे तो वहां पे पेनल्टी लग जाएगा एंड पर्सन इंचार्ज फाइल करेगा। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन डिक्लेरेशन मेड बाय द ओनर ऑफ द बैगेज। तो यहाँ पे कौन सा डिक्लेरेशन यहाँ पे फाइल करेगा, ओनर ऑफ द बैगेज। तो ओनर ऑफ द बैगेज यहाँ पे डिक्लेरेशन फाइल करेगा। ये शायद सेक्शन नंबर 75 होगा। तो यहाँ पे ओनर ऑफ द बैगेज वो डिक्लेरेशन फाइल करेगा बोथ एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के टाइम वो डिक्लेरेशन फाइल करेगा। एंड डिक्लेरेशन में क्या क्या रहेगा, जो भी सब कंटेंट ऑफ दी, जो भी सब इंपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है उसका कंटेंट सब रहेगा। एंड ये प्रॉपर ऑफिसर को डिक्लेरेशन देगा। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर को डिक्लेरेशन देगा। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि स्टेट एंड समराइज द प्रोविजन एंड प्रोसीजर इन कस्टम एक्ट 1962 गवर्निंग प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा जो भी बिल ऑफ एंट्री प्रिपरेशन कैसे होता है एंड यहाँ पे फाइलिंग कैसे होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 46 में ये डील कर रहा है। तो बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करना पड़ेगा अराइवल से बिफोर, आपको फाइल करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अराइवल या उससे पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। बिल ऑफ एंट्री में आपका सब कुछ डिटेल्स रहेगा, जैसे आपका बिल ऑफ लैंडिंग का डिटेल या अदर कोई भी रिसीट का जो भी डिटेल सब कुछ रहेगा। एंड यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली फिजिबल नहीं होता है तो मैनुअली फाइल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे करेक्टनेस जो भी रहेगा, कंप्लीटनेस, वो सब इंपोर्टर सब कुछ वहाँ पे बोलेगा कि हाँ करेक्टनेस सब कुछ हो, इंपोर्टर सब कुछ यहाँ पे लाइबल होगा। उसके बाद ये 3 टाइप्स का होता है, 3 कॉपी में होता है। फॉर्म नंबर 1, 2, 3। तो फॉर्म नंबर 1 होता है किसके लिए, फॉर्म नंबर 1 रहता है जिसको बोलते हैं हम व्हाइट बोलते हैं। जब हम होम कंजम्पशन के लिए फाइल करते हैं फॉर्म नंबर 1 व्हाइट फॉर्म फाइल करते हैं। उसके बाद है फॉर्म नंबर 2 येलो फॉर्म है, जो कि हम फाइल करते हैं अगर वेयर हाउसिंग करेंगे, जिसको इंटो बॉन्ड बोलते हैं, इंटो बॉन्ड। उसके बाद जब हम वेयर हाउसिंग से क्लियर करेंगे तो वहां पे ग्रीन फॉर्म फाइल करेंगे, फॉर्म नंबर 3। एंड वो वेयर हाउसिंग से अगर हम होम कंजम्पशन के लिए हम वहां पे फाइल करते हैं जिसको बोलते हैं एक्स बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये मीन्स आपका वेयर हाउसिंग या आपका होम कंजम्पशन जब करते हैं तो वहां पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं अंडर सेक्शन नंबर 46 से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, अंडर व्हाट सिचुएशन दी amount of duty and interest refundable under section number 18 of the custom act 1962 shall be paid to the importer या exporter instead of the being credited to the consumer welfare fund। तो यहाँ पे कौन सा सब सिचुएशन है जहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ ड्यूटी या इंटरेस्ट जो भी सब अंडर सेक्शन नंबर 18 वो जो पेड किया है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, तो वो क्रेडिट हो जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, पेड टू दी कस्टमर हो जाएगा, पेड हो जाएगा कस्टमर को इंस्टेड ऑफ बीइंग टू दी कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ना क्रेडिट होकर कस्टमर को दिया जाएगा। मींस यहाँ पे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगेगा। ये जो सिचुएशन में डॉक्ट्रिन ऑफ एनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगेगा, तो कौन सा सिचुएशन, यहाँ जो चैप्टर है ये रिफंड चैप्टर के रिलेटेड है। तो कुछ सिचुएशन जहाँ पे इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को जो भी वो ड्यूटी या टैक्सेस पेमेंट किए हैं, ड्यूटी या इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं, तो वो मिल जाएगा इंपोर्टर एक्सपोर्टर को, ना कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में वो डिपोजिट हो जाएगा। तो सिचुएशन क्या है, पहले अगर कोई भी इंपोर्टर वो अगर कोई भी ड्यूटी या इंटरेस्ट पेमेंट किया है, कोई भी पेमेंट किया है एंड जहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास नहीं हुआ है, तो वहां पे मिल जाएगा इंपोर्टर को। उसके बाद अगर कोई बायर है एंड वो कोई भी इंटरेस्ट या पेमेंट ऑफ टैक्सेस किया है, ड्यूटी किया है, एंड वहां पे वो अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास नहीं किया है तो वहां पे उसको मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन अगर कोई भी ड्यूटी या इंटरेस्ट पेमेंट किया है एंड वो इंसिडेंस तो छोड़ो, वहां पे वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर लाता है तो वहां पे उसको मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी एक्सपोर्ट मिलता है अंडर सेक्शन नंबर 26 में, तो वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक 74 75 में अगर मिलता है तो वहां पे उसको मिल जाएगा। उसके बाद अगर वो कोई भी ज्यादा ड्यूटी पेमेंट कर दिया है एंड उसके पास प्रूफ है, जैसे बिल ऑफ एंट्री या अदर डॉक्यूमेंट में प्रूफ है कि वो ज्यादा पेमेंट कर दिया है, तो वहां पे उसको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि स्टेट द प्रोसीजर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट। तो यहाँ पे क्या क्या
प्रोसीजर रहेगा जब हम क्लियरेंस करेंगे गुड्स बाय इंपोर्टेड बाय पोस्ट, पोस्ट के थ्रू अगर हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर अगर क्लियरेंस करेंगे तो वहां पे क्या प्रोसीजर रहेगा। तो प्रोसीजर यहाँ पे सीबीआईसी क्या करता है, ये प्रोसीजर जो भी बोर्ड यहाँ पे प्रोसीजर सब बताता है। जैसे सीबीआईसी रूल्स या रेगुलेशन बनाएगा कोई भी गुड्स इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड अगर पोस्ट में, तो वहां पे सीबीआईसी रूल्स रेगुलेशन बनाएगा। दूसरा है असेसमेंट या वेरिफिकेशन कैसे होगा पोस्ट के थ्रू, तो वहां पे भी सीबीआईसी बताएगा। उसके बाद यहाँ पे जब ट्रांसशिप या ट्रांसशिपमेंट या ट्रांजिट कैसे होगा अगर पोस्ट के थ्रू, तो भी वो सीबीआईसी रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ सीबीआईसी यहाँ पे बताएगा। ठीक है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपका पूरा डेफिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कशन करेंगे जो आपका रिवीजन चैप्टर में, अगर यहाँ पे ओनली ये सब आपका रहता है क्या है, छोटा छोटा डेफिनेशन है, इसको खत्म करके कोई भी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमको जल्दी से जल्दी खत्म करना है ये चैप्टर को। तो इसलिए इसको हम रिवीजन जब करेंगे तो वहां पे डिस्कशन कर लेंगे। एंड इसका जो भी डेफिनेशन है छोटा छोटा डेफिनेशन है, प्योरली डेफिनेशन चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन जब रिवीजन करेंगे तो वहां पे देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं जो कि विथ रेफरेंस टू दी फैसिलिटी क्लियर फास्ट पे लेटर। तो क्लियर फास्ट पे लेटर है, CFPL है, तो एक्सटेंडेड टू द इंपोर्टर अंडर द कस्टम लॉ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको जो फैसिलिटी है क्लियर फास्ट पे लेटर, वो फैसिलिटी इंपोर्टर को जो भी अवेलेबल रहता है तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फैसिलिटी। तो ये जो फैसिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये जो फैसिलिटी है क्लियर फास्ट पे लेटर। तो पहले क्या होता था, आपको पहले ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा, मींस क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप पेमेंट करके क्लियर कर पाते थे पहले, क्योंकि ड्यूटी पहले पेमेंट करिए उसके बाद क्लियर करिए। बट यहाँ पे ये जो फैसिलिटी है आप पहले क्लियर कर दीजिए, उसके बाद ड्यूटी बाद में पेमेंट करेंगे। हम तो यहाँ पे है, आप लेके जाइए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, एक्सपोर्ट करिए, उसके बाद हमको ड्यूटी दे देना। ठीक है, ये जो फैसिलिटी बोल रहा है कि आप पहले क्लियर करके ले जाइए, बाद में पेमेंट करना, और क्या होगा दिक्कत। एंड ये फैसिलिटी वही बोल रहा है। ठीक है, ये फैसिलिटी बोल रहा है कि आप पहले क्लियर करके ले जाइए, बाद में आप पेमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ये प्रमोट करने के लिए, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई भी हर्डल ना बने, तो इसलिए ये बोल रहा है कि आप क्लियर करके ले जाइए, बाद में पेमेंट कर देना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हुई इज एलिजिबल टू अवेल दिस स्कीम। तो यहाँ पे कौन एलिजिबल हो जाएगा, तो एलिजिबल के लिए जो आपका रहते हैं ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर है, AEO, टीयर 2 टीयर 3 वाले हैं, जो भी कंपनी या जो भी इंपोर्टर वो कवर हो जाता है ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर टीयर 2 टीयर 3 में, उसके लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। अलग कोई भी कंपनी अगर वो स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या कोई भी सीबीआईसी का रूल रेगुलेशन मानने के लिए अगर कोई भी राजी हो जाता है, अगर उसका विलिंग है कि हाँ सीबीआईसी का रूल रेगुलेशन में मानूंगा, तो वहां पे उसके ऊपर वो अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट क्या रहेगा, तो ड्यू डेट ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहेगा। तो ड्यू डेट रहेगा कोई भी मंथ का फर्स्ट से 15 डे तक के लिए, 15 डे के लिए आपका रहेगा 16 डे ड्यू डेट रहेगा। जो भी आप सब क्लियर करते हैं फर्स्ट मंथ का, जो भी फर्स्ट डे से 15 डे तक जो भी क्लियर करते हैं, तो 16 डे में आपको पेमेंट करना पड़ेगा या उससे पहले। उसके बाद अगर 16 डे से जो भी मंथ का जो नेक्स्ट है लास्ट डे, 16 डे से लास्ट डे तक जो भी सब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, इंपोर्टर करते हैं, तो वहां पे आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे पेमेंट करना पड़ेगा, फर्स्ट डे। उसके बाद अगर देखें मार्च मंथ, तो मार्च मंथ में क्या होता है, तो मार्च मंथ का अगर ये देखेंगे 16 से लास्ट डे तक अगर देखें मार्च मंथ है, तो वहां पे हमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल हो जाता है, तो अप्रैल नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा, तो इसलिए मार्च मंथ में आपको देना पड़ेगा 31 मार्च में। ठीक है, 31 मार्च में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट से 15 के लिए 16 डे, उसके बाद 16 डे से जो भी 31 है या 30 या 28 डे के लिए आपका रहेगा नेक्स्ट मंथ का 5 डे। बट अगर मार्च मंथ देखेंगे तो वहां पे 31 मार्च में देना पड़ेगा, फर्स्ट 16 से लास्ट डे तक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है कि What are the circumstances when the deferred payment facility will not be available? तो यहाँ पे कौन सा सिचुएशन में ये deferred payment system facility अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर मोर देन वंस, अगर कॉन्जिक्यूटिवली 3 मंथ का अगर वो डेफर्ड पेमेंट यहाँ पे फेल्स करता है पेमेंट करने के लिए, ठीक है, 3 मंथ का अगर वो डेफर्ड पेमेंट नहीं देता है एक बार से ज्यादा, ठीक है, एक बार से ज्यादा अगर 3 मंथ का कंटिन्यूसली नहीं देता है ये जो पेमेंट, तो वहां पे उसके ऊपर अवेलेबल नहीं होगा। बाद में अगर वो पेमेंट ऑफ ड्यूटी या इंटरेस्ट कर देता है तो वहां पे उसको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद ये अगर कोई बिल ऑफ एंट्री या डिक्लेरेशन में नहीं होता है ये जो पेमेंट सिस्टम, तो वहां पे वो पेमेंट करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। मीन्स उसके ऊपर अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो वहां पे डेफर्ड सिस्टम के लिए क्यों देखेंगे कि वो 3 मंथ का रिटर्न मीन्स पेमेंट किया है या नहीं किया है। अगर उसके ऊपर ये लगता है ये जो क्लियर फास्ट पे लेटर का स्कीम, तो वहां पे हम देखेंगे 3 मंथ का वो कंटिन्यूसली पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो उसके ऊपर नहीं अवेलेबल होता है ये वाला स्कीम, तो वहां पे नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मीन्स अगर वो मोर देन वंस, अगर एक बार से ज्यादा 3 मंथ का अगर कंटिन्यूसली नहीं पेमेंट करता है ये जो स्कीम, तो वहां पे उसके ऊपर नहीं लगेगा, बट बाद में लग सकता है अगर वो पेमेंट कर देता है। ठीक है, अगर वो पेमेंट कर देता है जो भी ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 खत्म हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि ग्रिगोरी पेप ऑफ फॉरेन ओरिजिन हैज कम ऑन ट्रैवल वीजा टू टूर इंडिया। तो यहाँ पे ग्रिगोरी पेक ऑफ फॉरेन ओरिजिन में फॉरेन कंट्री का एक लोग है जो भी इंसान है, ग्रिगोरी पेक, एंड वो
कम ऑन ट्रैवल वीजा, ठीक है, वो इंडिया को आया है टूरिंग पर्पज के लिए। ही कैरेज हुई थी आज ए पार्ट ऑफ बैगेज द फॉलोइंग, तो उसके साथ वो लेके आया है बैगेज का जो भी पर्टिकुलर से, जैसे ये पर्टिकुलर से वैल्यू है, कितना वैल्यू का ट्रैवल सोवेनर है 85,000, तो ट्रैवल सोवेनर 85,000 फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा। उसके बाद है अदर आर्टिकल्स कैरेड ऑन इन पर्सन, तो अदर आर्टिकल पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, तो इसलिए हम अदर आर्टिकल 1.5 लाख यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, 1.5 लाख डाल देंगे। उसके बाद है 120 स्टिक्स ऑफ सिगरेट्स ऑफ 100 ईच, तो जब हमारा जो रूल्स है बैगेज रूल 2016, तो वहां पे बोल रहा है आपको 100 स्टिक ऑफ सिगरेट, तो वो मैक्सिमम टैक्सेबल होगा, उससे जो भी ज्यादा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 स्टिक्स ऑफ सिगरेट तक वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे अगर 120 स्टिक्स को 100 ईच करके 12,000 है, बट यहाँ पे ओनली टैक्सेबल कितना होगा, 100 स्टिक्स का टैक्सेबल होगा। तो 100 स्टिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 100 रुपीज पर स्टिक है, तो यहाँ पे 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी जो भी 2,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ओनली हम टैक्सेबल अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे फायर आर्म्स व्हिच 100 कैटरेज वैल्यू इंक्लूड्स दी वैल्यू ऑफ कैटरेज एट 500 पर कैटरेज, तो यहाँ पे अगर फायर आर्म्स विथ 100 कैटरेज लेके आता है एंड पर कैटरेज का वैल्यू है 500 करके, जब ये ड्यूटी फ्री जीएफए जो जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस में आपका आ जाएगा 50 कैटरेज तक वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी जो भी कैटरेज रहेगा वो क्या होगा, वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा हमारा, चाहिए जो भी टैक्सेबल लिमिट होगा 50 कैटरेज करके, तो यहाँ 50 कैटरेज करके कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 करके, वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी जो भी होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 25,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टोटल हो रहा है अगर देखेंगे, यहीं पे हो जाएगा 1,50,35, तो 1,85,000 यहाँ पे टोटल हो रहा है, वैल्यू हो रहा है। उसके बाद देखेंगे क्या पूछा है यहाँ पे, डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेबल इफ द इफेक्टिव रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज 38.5% इंक्लूसिव ऑफ सोशल वेलफेयर सच एज, वो 38.5% में आ जाता है। उसके बाद विथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वेयर रिक्वायर्ड, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको देना है, वही है प्रोविजन है, इग्नोर एड्स को इग्नोर करिए, जो कि है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को आप इग्नोर करिए। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल हो रहा है वैल्यू हो रहा है 1,85,000, बट यहाँ पे देखेंगे कि जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस कितना मिलेगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये फॉरेन ओरिजिन का है, ठीक है, फॉरेन ओरिजिन का है, इंडिया को आता है, तो यहाँ पे 15,000 करके जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलेगा 15,000 करके, तो इससे हम 15,000 डिडक्ट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1,70,000 है, तो 1,70,000 के ऊपर हम अगर 38.5% कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा, 38.5% अगर देखेंगे तो ये हो रहा है टोटल ड्यूटी कितना होगा 65,450 रुपीज यहाँ पे देना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी यहाँ पे इतना देना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, ठीक है, 28 को चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अन इम्पोर्टर फाइल ए बिल ऑफ एंट्री आफ्टर 60 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, तो यहाँ पे इम्पोर्टर वो बिल ऑफ एंट्री कब फाइल कर रहा है, 60 डेज कब से, इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जब वो फाइल करता है उसका 60 डेज बाद वो यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा है। दी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ 10,000 फॉर लेट फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, तो यहाँ पे जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम वो फाइल कर रहा है पेनल्टी 10,000 फॉर लेट फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। सिंस द इम्पोर्टर वांटेड टू क्लियर दी गुड्स अर्जेंटली ही पेड दी पेनल्टी, तो यहाँ पे इम्पोर्टर को जल्दी क्लियर करना था वो गुड्स, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पेनल्टी दे रहा है। क्या पेनल्टी बी इम्पोज फॉर लेट फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, तो यहाँ पेनल्टी लगेगा क्या, अगर आप लेट में बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं ऑब्वियसली पेनल्टी लगेगा, क्योंकि आपको बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल करना पड़ेगा, बिल ऑफ एंट्री आपका बिफोर अराइवल और एट द टाइम ऑफ अराइवल तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर फाइल करते हैं तो वहां पे आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। और एक बात है, अगर आप इम्पोर्ट रिपोर्ट फाइल करते हैं मीन्स अगर आप व्हीकल के थ्रू अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे 12 आवर के अंदर फाइल कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम आज्यूम कर रहे हैं कि वेसल एंड एयरक्राफ्ट है प्लस यहाँ पे 60 डेज के बाद पेमेंट कर रहा है, तो पेनल्टी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पेनल्टी लग जाएगा। अगर यहाँ पे कमिश्नर चाहे तो अलग टाइम में वो दे सकता है, ठीक है, अलग टाइम दे सकता है, बट यहाँ पे 60 डेज के बाद वो फाइल किया है तो ऑब्वियसली पेनल्टी लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये लग सकता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, कैन बिल ऑफ एंट्री बी फाइल्ड इन एडवांस, तो यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री एडवांसली फाइल कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली, तो यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री 30 डेज एडवांसली हम फाइल कर सकते हैं। अगर वो एस्टिमेटेड कर सकता है कि हाँ इस दिन हमारा आएगा वेसल, तो वहां पे वो 30 डेज मैक्सिमम 30 डेज एडवांसली वो बुक कर सकता है, ठीक है, फाइल कर सकता है। एग्जामिन द इशू रिगार्डिंग द पीरियड अवेलेबल फॉर फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री इन द लाइट ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन, वही है, पेनल्टी लग जाएगी, यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री एडवांसली 30 डेज से पहले वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 30 डेज से पहले। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत सारा क्वेश्चन है, हमारा जो फंडा है हमको जितना कम टाइम हो उतना कम टाइम में खत्म करना है। Lakshmi Company imported goods value 10 lakh है, paid a bill of entry presented before the proper officer on 15 December 2020 on which date the rate of custom duty 20%, तो यहाँ पे लक्ष्मी कंपनी वो imported goods कर रहा है 10 लाख का, उसके बाद वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करके
बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर 15 दिसंबर में वो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा है। ऑन व्हिच डे कस्टम ड्यूटी वहां पे था 20%, ठीक है। उसके बाद द प्रॉपर ऑफिसर डिसाइडेड दैट द गुड्स सब्जेक्टेड टू केमिकल और अदर टेस्ट देयरफॉर दिस सेम वेयर प्रोविजनली असेस्ड एट ए वैल्यू ऑफ 10 लाख। तो वहां पे प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ये जो गुड्स आया है वो केमिकल या अदर टेस्ट का उसके ऊपर लगना चाहिए, तो इसलिए वो बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट चाहिए। तो उसके बाद लक्ष्मी कंपनी एंड प्रोविजनल असेसमेंट में वो वैल्यू कितना डिक्लेयर कर रहा है, 10 लाख का वैल्यू डिसाइड कर रहा है। उसके बाद लक्ष्मी कंपनी वो पेड कर रहा है प्रोविजनल ड्यूटी 2 लाख ऑन द सेम डेट। तो उसके बाद ये जो लक्ष्मी कंपनी वो प्रोविजनल ड्यूटी पेमेंट कर रहा है 2 लाख, क्योंकि वहां पे बॉन्ड सिक्योरिटी फाइल करना पड़ेगा, तो वो प्रोविजनली 2 लाख फाइल कर रहा है। Lakshmi company wants to voluntarily pay duty 1.5 लाख ऑन 20 जनवरी 2021। उसके बाद लक्ष्मी एंड कंपनी वो चाहता है कि यहाँ पे 1.5 लाख का वो एक वॉलंटरली पेमेंट करना चाहता है कि ड्यूटी वो पेमेंट कर सकता है क्या। क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन लक्ष्मी कंपनी प्रोविजनली पे ड्यूटी एंड व्हाट आर दी कंडीशन व्हिच आर टू बी कंप्लाइड बिफोर सच पेमेंट इज मेड। तो यहाँ पे लक्ष्मी कंपनी वो प्रोविजनली ड्यूटी पेमेंट कर सकता है क्या, ऑब्वियसली प्रोविजनल ड्यूटी पेमेंट कर सकता है जहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे लक्ष्मी एंड कंपनी प्रोविजनल ड्यूटी पेमेंट कर सकता है क्या, ऑब्वियसली पेमेंट कर सकता है। जहाँ पे सेल्फ असेसमेंट नहीं हो सकता है तो वहाँ पे प्रोविजनल ड्यूटी असेसमेंट होगा एंड ड्यूटी वो प्रोविजनल पेमेंट करना पड़ेगा एडवांसली। उसके बाद अगर उसको डाउट होता है तो भी वहाँ पे वो पेमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पेमेंट कर सकता है। पहला क्वेश्चन है हाँ पेमेंट कर सकता है। उसके बाद है डिटरमाइन करिए कि इंटरेस्ट पेबल, डिटरमाइन करिए कि इंटरेस्ट कितना पेबल होगा इफ एनी अंडर सेक्शन नंबर 18 जो कि प्रोविजनल असेसमेंट अंडर द कस्टम एक्ट 1962 अज्यूमिंग दैट द पेमेंट ऑफ 1.5 लाख आज स्टेटेड एबव इज मेड ऑन 20 जनवरी 2021। तो यहाँ पे अज्यूम करिए कि वो जो 1.5 लाख पेमेंट किया है वो 20 जनवरी में पेमेंट कर दिया है एंड दैट द फाइनल ड्यूटी इज असेस्ड ऑन 31 जनवरी एट 4 लाख। तो जो फाइनल असेसमेंट कितना आ रहा है 4 लाख आ रहा है, जो कि 31 जनवरी 2021 में आ रहा है एंड द बैलेंस ड्यूटी इज पेड ऑन सेम डे। तो बैलेंस अमाउंट वो 31 जनवरी में पेमेंट करा है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना है 10 लाख का है एंड वो प्रोविजनली असेसमेंट हो रहा है, प्रोविजनली असेसमेंट हो रहा है। तो वो प्रोविजनल असेसमेंट से वो पेमेंट कर रहा है 2 लाख, कब पेमेंट कर रहा है, तो ये 2 लाख पेमेंट कर रहा है, ये पेमेंट कर रहा है कब पेमेंट कर रहा है, जब प्रोविजनल असेसमेंट मेड मीन्स वो 2 लाख पेमेंट कर रहा है 15th। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे टोटल ड्यूटी कितना आया है। तो ये 10 लाख के ऊपर ड्यूटी आया है, फाइनली असेस हुआ है 4 लाख, 4 लाख टोटल ड्यूटी असेस हुआ है। तो 4 लाख से वो 2 लाख पेमेंट कर दिया है, कब पेमेंट कर दिया है, तो वो 2 लाख पेमेंट कर दिया है जब प्रोविजनली असेसमेंट के लिए वो जब एप्लीकेशन देता है, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग से पेमेंट कर रहा है 2 लाख जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में वो पेमेंट कर रहा है कोई भी नो इंटरेस्ट इसके ऊपर, ठीक है, नो इंटरेस्ट, क्योंकि वो जब प्रोविजनली एप्लीकेशन देता है तो वहां पे वो फाइल कर दिया है, ठीक है, वहां पे वो फाइल कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई भी नहीं लगेगा इंटरेस्ट। बाकी यहाँ पे 1.5 लाख वो उसमें से 1.5 लाख का पेमेंट किया है, वो पेमेंट किया है, क्वेश्चन में दिया है वो पेमेंट किया है, चाहता है पेमेंट करने के लिए बट यहाँ पे भी दे दिया है, पेमेंट कर दिया है 20 जनवरी। तो वो पेमेंट किया है 20 जनवरी 2021 में वो पेमेंट कर दिया है एंड बाकी जो भी 50,000 वो पेमेंट कर दिया है जब फाइनल असेसमेंट हुआ है। तो फाइनल असेसमेंट हुआ है 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी 2021 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा 2 लाख के ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग से पेमेंट करा है, बट यहाँ पे जो 1.5 लाख एंड 50,000 के ऊपर लगेगा इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो इंटरेस्ट के लिए हम देखेंगे जब वो प्रोविजनली असेसमेंट किया था तो उसका फर्स्ट डे से लग जाएगा, उस मंथ का फर्स्ट डे। तो ये 20 जनवरी तक तो इंटरेस्ट लगेगा, बट स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ प्रोविजनल असेसमेंट में 15 दिसंबर 2020, तो ये 1 दिसंबर से लग जाएगा, ठीक है, 1 दिसंबर से 2020 से लग जाएगा, यहाँ पे भी 1 दिसंबर से लग जाएगा क्योंकि 50,000 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कितना पीरियड है, तो ये जो 15% करके, तो ये 1.5 लाख के ऊपर देख लेते हैं कितना होगा, 1.5 लाख के ऊपर 15% लगेगा, बट डे कितना होगा, तो पहला सिचुएशन में डे कितना होगा 1 दिसंबर से अगर देखेंगे यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, हम एंड में लिखे हैं बट 1 दिसंबर 2020 से शुरू होगा इंटरेस्ट काउंट। तो यहाँ पे अगर देखें दिसंबर है 31 है, उसके बाद जनवरी 20 जनवरी में यहाँ पे 20 डेज है, तो यहाँ 51 डेज है, 51 बाय 365 डेज। तो यहाँ पे कितना होगा 1.5 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 15%, यहाँ पे होगा 61 डिवाइडेड बाई 365, तो ये आ जाएगा 3760 रुपीज है, ठीक है, 3760 रुपीज। उसके बाद ये 50,000 के ऊपर भी लग जाएगा इंटरेस्ट, कितना लगेगा वही 15% करके लग जाएगा, बट पीरियड क्या रहेगा, तो पीरियड अगर देखेंगे यहाँ पे दिसंबर में 31 डे, जनवरी में 31 डे, तो ऑब्वियसली 62 डेज के लिए लगेगा, तो 365। तो कितना होगा यहाँ पे काउंट कर देते हैं, 50,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15%, उसके बाद ऊपर रहेगा 62 डिवाइड हो जाएगा 365, तो ये आ जाएगा 1274 रुपीज। तो इसको ऐड कर देते हैं इसके साथ 1274 रुपीज, 300 3760, तो यहाँ पे टोटल आ रहा है
5034 रुपीज, ठीक है, 5034 रुपीज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तो समझना चाहिए, एंड ये बड़ा क्वेश्चन ही आता है क्वेश्चन में, बड़ा नंबर के साथ। उसके बाद है, आफ्टर विजिटिंग यूएसए फॉर ए मंथ, मिसेस एंड मिस्टर आयर, इंडियन रेसिडेंट, एज 35 एंड 40 years respectively, brought to India a laptop computer valued at 70,000, यूज पर्सनल इफेक्ट वैल्यूड है 1,40,000 है, एंड ये पर्सनल कंप्यूटर है 58,000 है। कैलकुलेट दी कस्टम ड्यूटी पेबल बाय मिस्टर एंड मिसेस आयर इफ एंड इग्नोर दी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एड्स को इग्नोर करिए। तो यहाँ पे आफ्टर विजिटिंग यूएसए फॉर ए मंथ रहने के बाद वो मिसेस एंड मिस्टर आयर इंडिया को आ रहे हैं, एंड एज है मिस्टर आयर का, मिसेस का आयर का एज है 35 ईयर्स, एंड मिस्टर आयर का है 40 ईयर्स है, एंड वो लेके आ रहे हैं एक लैपटॉप कंप्यूटर है। तो लैपटॉप कंप्यूटर एक एग्जामेशन मिल जाएगा, क्योंकि जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस में ये रूल्स मना करता है कि अगर एज 18 ईयर से ज्यादा है तो वहां पे आप एक लैपटॉप के लिए ले सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए एग्जामेशन ले सकते हैं, बट एक ले सकते हैं, ठीक है। वहां पे अगर 2 पैसेंजर है तो भी आप एक ले सकते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इफेक्ट, यहाँ पे एग्जामेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल इफेक्ट या ट्रैवल सबनर एग्जामेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो पर्सनल कंप्यूटर है 58,000 है टोटल, यहाँ पे 58,000 है। क्या होगा टोटल यहाँ पे, ये पैसेंजर का पैकेज है, बट उसमें से जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस है 50,000 का, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो 8,000 यहाँ पे वैल्यू है, 8,000 के ऊपर 38.5% लग जाएगा, तो कितना होगा 8,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 38.5%, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 3,080 रुपीज। 3,080 रुपीज कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा 3,080 रुपीज। तो यह क्वेश्चन नंबर 30 है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है। Mrs. X, an Indian resident 36 years old who was on a visit China, returned after 6 months. She was carrying with her the following item. तो यहाँ पे Mrs. X एक इंडियन रेसिडेंट है, 36 ईयर ओल्ड है। उसके बाद वो एक विजिट किए हैं चाइना को, एंड वो रिटर्न की है आफ्टर 6 मंथ के बाद, वो रिटर्न करके इंडिया को आई है, एंड यहाँ पे वो कैरिंग करके फॉलोइंग आइटम्स लेके आ रहे हैं। जैसे अगर देखें, पर्सनल इफेक्ट है 75,000 है, लैपटॉप कंप्यूटर है 60,000 है, ज्वेलरी 25 ग्राम्स परचेज इन चाइना 75,000 है, म्यूजिक सिस्टम है 50,000। कंप्यूट दी कस्टम ड्यूटी पेबल बाय मिसेस एक्स विथ रेफरेंस टू दी बैगेज रूल 2016, इग्नोर एड्स एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, वो 6 मंथ रहने के बाद इंडिया को आए हैं, तो यहाँ पे पहले पर्सनल इफेक्ट के ऊपर कोई भी यहाँ पे नहीं लगेगा टैक्स, ठीक है, कोई भी यहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा पर्सनल इफेक्ट के ऊपर, क्योंकि वो एग्जेम्पशन मिल जाता है। एंड 18 ईयर से अगर ज्यादा होगा तो वहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यहाँ पे एज है 36 ईयर है, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसका ज्वेलरी के लिए यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलता, ये लेडीज है तो यहाँ पे 40 ग्राम एंड 1 लाख तक एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट यहाँ पे 1 ईयर वो स्टे करके आना चाहिए, बट यहाँ पे 6 मंथ के बाद आ रहे हैं, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 75,000 का यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। उसका म्यूजिक सिस्टम ऐड हो जाएगा, कोई भी ऐसे स्पेसिफिकली नहीं है। तो टोटल हो रहा है 1,25,000, उसमें से 50,000 का एक जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाएगा, तो बाकी यहाँ पे 75,000 है, तो 75,000 के ऊपर यहाँ पे 38.5% कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। तो कितना होगा 75,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 38.5%, तो ये आ जाएगा टोटल कस्टम ड्यूटी है 28,875 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हम सब क्वेश्चन किए हैं, ओनली एक क्वेश्चन जो कि पूरा थ्योरेटिकल है, डेफिनेशन पार्ट है, तो इसको छोड़े हैं। रिवीजन जब करेंगे तो वहां पे हम उसको कवर कर देंगे। तो हम ट्राई किए हैं जितना कम टाइम हो सके उतना कम टाइम में कवर किए हैं, तो आप इसको जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। एंड आपका जो लास्ट पार्ट रहेगा, इसके बाद एक पार्ट जो भी लास्ट पार्ट, उसमें हम खत्म कर देंगे पूरा कस्टम, जो भी 2 अलग पार्ट है, एंड एफटी पे पूरा खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, एक पार्ट में पूरा हम खत्म कर देंगे। इस पार्ट थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन था, तो इसलिए एक स्पेसिफिकल पार्ट हम बनाए इसको। तो उसके बाद आपका पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेस पेपर खत्म हो जाएगा। तो आपको पढ़ना रहना है, आपको किसी भी नेगेटिव चीज से दूर रहना है। कभी भी आप मोटिवेट हमेशा रहिए, क्योंकि सीए स्टूडेंट को आपको हमेशा ही मोटिवेट रहते हैं। नेगेटिव लोग से थोड़ा दूर रहिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आपके फ्रेंड के साथ ये जो वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि उसका भी बेनिफिट हो जाएगा। एंड आप लाइक भी करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।